सो लास्ट वीडियो में हमने व्हाट इज़ द एल्गोरिथम पढ़ा था। ठीक है, एल्गोरिथम में हमने क्या क्या चीज़ें कर ली थी। एल्गोरिथम का हमने डिज़ाइन देख लिया था, एल्गोरिथम की डेफिनेशन हो गई थी। ठीक है, और एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज़ हो गई थी। ओके, सो लास्ट में हमने जब डिस्कस किया था तो मैं बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपका एनालिसिस पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, कि हम एल्गोरिथम की एनालिसिस किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस है क्या, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस के अंदर आपका आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है, इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। टाइम आपका है कि आपका पर्टिकुलर डिवाइस कितना टाइम ले रहा है आपका कोड रन करने में या एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो वो आपका मैटर करता है आपके सिस्टम के सीपीयू पे। ठीक है, या अगर मैं बात करूँ कैशे मेमोरी पे। ठीक है, कि आपका सिस्टम कितना फास्ट है। ठीक है, वो हम निकालते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू। और दूसरा आपका आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट मीन्स आपकी फिजिकल डिवाइस, जो आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है, या हार्ड डिस्क हो गया, या अगर मैं बात करूँ आप एक्सटर्नल कुछ पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क लगाते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका स्पेस में इंक्लूड हो जाता है। मल्टीपल आपके सिस्टम ऐसे आते हैं जिसमें आप इस एज ए स्पेस उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि आपका कोई प्रोग्राम कितना स्पेस ले रहा है, कितने वेरिएबल्स हैं। ठीक है, कितने वेरिएबल की कितनी मेमोरीज आपकी एलोकेट हो रही है सिस्टम में। ठीक है, तो वो सारा आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आता है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपकी बात करूँगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। कोई अगर प्रोग्राम है, ठीक है, तो वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो दो चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है। एक तो आपका होता है कंपाइलर टाइम, ठीक है, और दूसरा आपका होता है रनिंग टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, कंपाइलर टाइम का और रनिंग टाइम का। कंपाइलर टाइम जो आपका रहता है, ठीक है, वो आपका रहता है सॉफ्टवेयर बेस्ड। ठीक है, कि आप कोई कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, कि दैट मीन्स अगर आप सी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज का आपका कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करता है। या अगर आप जावा कोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एल्गोरिथम को जावा कोड में आपने इंप्लीमेंट किया है, तो उसमें आपका जावा कंपाइलर वर्क करता है। ठीक है, तो वो कितना टाइम लेता है, तो वो आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर का आपका टेकिंग टाइम जो है वो कंपाइलर टाइम के अंदर आता है। और दूसरा आपका जो है आपका रनिंग टाइम, वो आपका हार्डवेयर पे आता है कि आपका पर्टिकुलर कोड कंपाइल होने के बाद सिस्टम पे कितने टाइम तक रन कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपकी बात करी थी सीपीयू और कैशे मेमोरी, ठीक है, ये आपके रनिंग टाइम में आते हैं कि आपका कंपाइलर जब रन हो कोड आपका कंपाइल हो जाता है, तो उसके बाद जब कोड रन करते हैं तो उस टाइम पे आपका कितना समय लगता है किसी भी कोड को रन करने में। ठीक है, तो ये दोनों आपकी चीज़ें हैं जो जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, कि एनालिसिस के टाइप आपके कौन से होते हैं। तो अगर मैं एनालिसिस की टाइप की बात करूं, ठीक है, तो आपके एनालिसिस के दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका पॉस्ट्री, ठीक है, ए इसमें आपका साइलेंट रहता है। ठीक है, और एक होता है आपका प्रियोरी। ठीक है, ये आपकी दोनों एनालिसिस होती हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये भी बताऊंगा इन दोनों में से कौन सी हम आपका एल्गोरिथम में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आपका अपोस्ट्री और आपका प्योरिटी एनालिसिस क्या क्या होती हैं। ठीक है, अगर मैं आपका पॉस्ट्री की बात करूँ, पॉस्ट्री आपका नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि कोड कंपाइल होने के बाद अब इसको रन करते हैं। तो वो क्या है आपका, डिपेंड होता है आपका, ठीक है, किस पे, लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर। आपका अगर मैं बात करूँ लैंग्वेजेस का, ठीक है, तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, ओके, और पाइथन, इन सब के अपने अपने कंपाइलर होते हैं। ठीक है, उन सब की अपनी अपनी स्पीड होती है। ठीक है, जो कि आपका डिफरेंट होता है। तो आपका कोई भी अगर पॉस्ट्री की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें आप कोई भी कोड को रन करेंगे तो वो आपका लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होगा। और अगर वहीं मैं प्रायोरिटी की बात करूं, ठीक है, तो वो आपका क्या रहता है, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हो गया,
ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी का मतलब ये हो गया, जब आप अपने कोड का एल्गोरिथम लिखते हैं तो उस टाइम पे आपको पता नहीं है कि आप कौन सी लैंग्वेज पे उसको रन करेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम की एक खास बात ये होती है कि वो किसी भी लैंग्वेज पे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप उस कोड को लिख सकते हैं, जो भी आपका लॉजिक है। ठीक है, तो आपका प्रायोरिटी की बात क्या होती है, वो आपका इंडिपेंडेंट होता है लैंग्वेजेस से। ठीक है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी लैंग्वेज पे आप रन करोगे, वो आपका क्या है, अप्रॉक्सीमेट टाइम आपका निकाल के देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी में आपका क्या करते हैं, एज अ डेवलपर आप अपना लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद पोस्ट्री में उसको कन्वर्ट करके कॉल करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अगर बात करूँ सेकंड की। ठीक है, तो सेकंड मैंने जस्ट आपको बता दिया। ठीक है, कि आपका अगर मैं इसका प्रायोरिटी का बात करूँ, ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, सिंपल जो भी आपका आउटपुट रहेगा, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें हम खुद आइडिया लगाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम पूरी एल्गोरिथम में इसी को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये केवल मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, हम पूरा का पूरा वर्क इसी पे करेंगे, तो मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि क्यों आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट आता है। ठीक है, और अगर वही बात मैं आपका पोस्टेरी की करूँ, ठीक है, तो इसमें आपका एक एग्जैक्ट आंसर आता है। ठीक है, आपका आंसर क्या रहेगा, एग्जैक्ट रहेगा। ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। एक सिंपल एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सिंपल एग्जांपल, अगर आप कोई भी एल्गोरिथम रन कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए वो आपका 1000 मिली सेकेंड टाइम ले रही है, ठीक है, रन होने में। तो वही अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें आप कैसे डिनोट करोगे कि वो एन टाइम आपका ले रही है वो। हाँ, यहाँ पे एन आपका कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट की बात करते हैं और यहाँ पे हम एग्जैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका रहेगा, ठीक है, हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, कि कैसे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपको करा रहा हूँ, बाकी इसका जो प्रैक्टिस होगी, ठीक है, उसका मैं एक अलग वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, पूरा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको सारा प्रैक्टिकली बताऊँगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी, ठीक है, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल फॉर मैं कोई प्रोग्राम लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, सिंटैक्स पे मत जाइएगा, अभी मैं नॉर्मल ऐसे ही आपका प्रोग्राम करके बता रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस टू, ठीक है, या यहाँ पे ए प्लस टू कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी, ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे बिग ओ ऑफ 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट कितना है, 1। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ, ठीक है, कितने स्टेटमेंट है, 1। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, 1। अभी मैंने कैसे निकाला, ठीक है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेक्शन में आपको बताऊंगा। ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस का मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इससे पहले अब मैं आपसे बात करता हूँ एनोटेशंस की। ठीक है, अभी एनोटेशंस क्या हैं, एनोटेशंस आपके 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं डिनोट करने के लिए। ठीक है, कि आपका इसका नोटेशन कितना है, ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ठीक है, तो डोनेट करने के लिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है आपका बिगो, ठीक है, दूसरा है आपका थीटा, ठीक है, और तीसरा है आपका ओमेगा। ठीक है, और बिगो को हम इससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ से। ठीक है, थीटा को हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओमेगा को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इनके क्या हैं, नोटेशंस हैं। ठीक है, और ये नोटेशंस किसके हैं, आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताने के। ठीक है, अब मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब ये बिग ओ क्या है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो हम एक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, उस फंक्शन में आपका सी डॉट जी ऑफ एन है। ठीक है, एन की जगह मैं यहाँ पे एक्स कर लेता हूँ, तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या डोनेट कर रहा है, ये आपका नॉर्मल एक फंक्शन है। ठीक है,
और जी एक्स क्या है, जी एक्स आपकी वो वैल्यू है जो आपका आउटपुट निकल के आता है, ठीक है। सपोज़ अगर मैं बात करूं एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ठीक है, तो ये आपका क्या है, जी एक्स हो गया और ये आपका तो कंप्लीट एफ एक्स हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, बिग ओ है क्या। यहाँ पे आपका एन की वैल्यू है, ठीक है, जो कि आपकी 0 टू इन्फिनाइट है, ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आपका एफ एक्स है, ठीक है, फंक्शन जो कि आपका फंक्शन है। एक आपका ये स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, जो कि आपके आउटपुट को दिखाती है। यहाँ पे एक लाइन आपका मान लीजिए यहाँ से आपने एन की वैल्यू कुछ रखा, ठीक है, वो यहाँ पहुँचा, ठीक है, फिर आपने एन की वैल्यू आपने वन रखी या माइनस वन रखी, टू रखी, ठीक है, तो वैल्यू आपकी क्या है, वेरी हो रही है, ठीक है। और एक टाइम पे आपकी वैल्यू जो है इंक्रीज़ ही होती चली जाएगी। यहाँ पे कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे हम माइनस वन भी रख सकते हैं, माइनस टू भी रखते हैं, माइनस थ्री भी रखते हैं, ठीक है, वन भी रखते हैं, टू भी रखते हैं। तो जब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो एक एक करके आपकी वैल्यूज़ क्या है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, कम भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ बनाएगी। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। और ये जो आपका पॉइंट होता है, ठीक है, हम इसे एंड नोड भी बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे आपकी वैल्यू जब हमेशा ऊपर ही जाएगी, ठीक है, ये आपका जी एक्स हो गया। सी आपका क्या है, सी एक कांस्टेंट है, ठीक है, जितना भी आप इसमें कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आगे ये आपको मैं क्लियर करूँगा सी यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है जब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका निकालूंगा, ठीक है। ये आपको अगर थोड़ा क्लियर हो गया है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अगर कुछ यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, ठीक है, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा जिस पॉइंट पे आपको क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका ग्राफ इस तरह से जाएगा, ठीक है, और हमेशा वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक है, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, वो कभी भी डाउन नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ पे हम डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं ओमेगा, ठीक है, कि ओमेगा एन आपका है, ठीक है। सपोज़ आपका फंक्शन है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ठीक है, ये है आपका एफ एक्स, ठीक है, ये एफ एन। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे कि आपका एफ एक्स की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मैंने क्यों लिया, यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये ओमेगा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा का मतलब ये होता है, ठीक है, अगर मैं ये यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि ओमेगा दैट मीन्स इधर जो आपकी वैल्यू है उससे या तो ये बराबर होगी या इससे ज़्यादा होगी। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ओमेगा एन क्यूब, ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ओमेगा एन हंड्रेड, ठीक है। लेकिन अगर आप लिखोगे कि इसको मैं ओमेगा एन लिख सकता हूँ क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आपकी एफ एन की जो वैल्यू है वो आपका एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन है, ठीक है, दैट मीन्स एन से तो बड़ी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका ओमेगा वर्क करता है। ओमेगा का साइन क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल। वहीं थीटा का आपको डोनेट करने का साइन क्या है, इक्वल। अगर वैल्यू आपकी इक्वल है, ठीक है, दोनों साइड, तब आप थीटा यूज़ कर सकते हो डोनेट करने के लिए, ठीक है। और वैल्यू अगर आपकी फंक्शन की बड़ी है, ठीक है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू अगर बड़ी है तब आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, ओमेगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपको इसको डिनोट करना है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये आपका वैलिड है। क्यों, क्योंकि आपकी एफ एन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन की वैल्यू जो है, इसको अगर मैं एक सेकेंड यहाँ पे ये हटा देता हूँ, ठीक है, अब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू एन स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मुझे इसको ओमेगा एनोटेशन में लिखना होगा, ठीक है, तो मैं इसको ओमेगा एन लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके, या ओमेगा एन बाई टू लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो आपका एन स्क्वायर से कम ही होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ओमेगा लिख रहे हो। क्यों, ओमेगा का साइन क्या है, लेस देन इक्वल, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ओके, ये आपका डोनेट हो गया। ओमेगा की आपकी वैल्यू मैंने बता दी। थीटा आपका क्या रहेगा, थीटा अगर आपको लिखना है तो आप इसको थीटा एन स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जो फंक्शन है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर। तो अगर आपको एन स्क्वायर आपको मिल रही है वैल्यू, तो आपको उसको डिनोट कर सकते हो थीटा एन स्क्वायर से, ठीक है। अगर आपको वैल्यू कम, अगर फंक्शन के इधर आपको वैल्यू कम डिनोट करनी है तो आप ओमेगा यूज़ करोगे। और अगर कोई भी वैल्यू आप निकाल रहे हो,
ठीक है। ये आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे वैल्यू आ रही है, एन स्क्वायर आएगा, एन क्यूब आएगा, इस तरह से आएगा, वो एनोटेशन में आपको बता रहा हूँ किस तरह से हम उनको लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज आप हल कर रहे हो किसी फंक्शन को, ठीक है, उसकी वैल्यू आपकी आ गई एन क्यूब प्लस एन प्लस वन। ठीक है, अब मैंने कहा इसको कॉम्प्लेक्सिटी बताओ इसकी ओमेगा में। ठीक है, तो इसकी ओमेगा में अगर कॉम्प्लेक्सिटी बताओगे तो आप एन स्क्वायर भी ले सकते हो, ओमेगा एन भी ले सकते हो। ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर वहीं मैं आपसे कहूँ कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप बिगो में बताओ, ठीक है, मोस्टली हम बिगो में ही लेके चलते हैं, तो उसकी दैट मीन्स कि आपकी वैल्यू इतनी या तो इसके एन स्क्वायर के इक्वल होगी या उससे ज़्यादा होगी, उससे कम कभी नहीं होगी, इसलिए हम ज़्यादातर बिगो लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एन क्यूब भी लिख सकता हूँ, इसको मैं एन सिक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर मुझे निकालनी हुई, ओके। अगर वहीं मुझे अगर इसके इक्वल बताना हुआ, थीटा बताना हुआ, तो थीटा एन क्यूब, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको आप इन इन तीनों के तरह से लिख सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी को। किसकी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। कौन से फंक्शन की? इस फंक्शन की। ठीक है, तो इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे और अगर मैं यहीं पे अगर मैं बिगो का यहाँ पे ग्राफ बनाया है, ठीक है, अगर यहीं मैं ओमेगा का बनाऊँ, ठीक है, ओमेगा का ग्राफ आपका सेम रहेगा, आपकी वैल्यू जो है इस तरह से रहेगी और हमेशा नीचे चलती चली जाएगी। एक पॉइंट के बाद वैल्यू आपकी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या है, ओमेगा का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि ओमेगा हमेशा क्या है, कम रहता है, तो एक पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू हमेशा कम होती चली जाएगी, तो वो आपका क्या रहेगा, ओमेगा रहेगा। और वहीं अगर मैं आपका बिगो की बात करूँ तो बिगो कुछ आपकी वैल्यू ऐसे रहेंगी, ठीक है, जिन पे आपका सपोज आपका एन है, ठीक है, एन पे अगर आप -1 रखोगे तो वो आपका नीचे जाएगा, अगर आप +1 रखोगे तो वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वो आपका क्या रहता है, जैसे ये आपका डिनोट करता है थीटा को। ठीक है, कि वैल्यू आपकी हमेशा इक्वल चल रही है, कि इधर ऊपर जाओगे तो वो सेम ग्राफ में चल रही है, इधर नीचे जाओगे तो सेम ग्राफ में चल रही है। ठीक है, ऐसे फंक्शंस को हम थीटा से डिनोट करते हैं और ये आपका थीटा का ग्राफ है। ठीक है, ओमेगा का बता दिया मैंने, थीटा का बता दिया। ओके, आई थिंक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इतना ही है। अगर आप जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो वो चीज़ें मोर क्लियर हो जाएंगी जो मैंने आपको अभी बताई हैं सारी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं आपका प्रैक्टिस में एक एक करके एक एक फंक्शन लेके चलूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आप वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे a इज़ टू 1 ले लिया, b इज़ टू 2 ले लिया, ठीक है, और c इज़ टू a प्लस बी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपका प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है, c को। अब मैं आपसे बोलूँगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आपके स्टेटमेंट कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन आप जब इसको रन करेंगे, ठीक है, तो कंपाइलर एक ही टाइम पे इनको रन करेगा, मेमोरी में एक ही टाइम पे इनको लेगा। ठीक है, इसलिए इसकी आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, 1, और उसके बाद आपका ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n कैसे होती है, ठीक है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जितनी भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर करती हैं वो फॉर लूप या वाइल लूप पे करती हैं। ठीक है, या आपका रिकर्जन। जब भी आपके प्रोग्राम में ये तीनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं तब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इन्हीं की हेल्प से ही निकाली जाएगी। अगर आपके किसी भी प्रोग्राम में ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, और उस प्रोग्राम में 1000 10,000 1 लाख अगर आपकी लाइन भी लिखी हुई हैं इसी तरह से, ठीक है, तब भी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका बिग ऑफ 1 रहेगी। ठीक है, वो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपका डिफाइन होती है वो आपका फॉर लूप से होती है। क्यों? क्योंकि जब फॉर लूप चलता है तो कंटिन्यूस 10 टाइम्स 100 टाइम्स इस तरह से चलेगा और वो आपका सीपीयू पे इफेक्ट करेगा, सीपीयू को इंगेज करके रखेगा। ठीक है, इसीलिए इन सभी पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम निकालते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इसलिए हम बात नहीं करते हैं क्योंकि आप जानते ही हैं आपके पास स्पेस तो अनलिमिटेड रहता है, इन द सेंस आपके पास 2 टीवी 100 टीवी इस तरह से अब तो सारा आपका
नॉर्मल लैपटॉप की भी बात करें तो 2 TB तक आते हैं, ठीक है। तो स्पेस की आपके पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो उस पर हमारा अभी मतलब डेवलपर्स जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। सबसे पहले आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे करते हैं। हाँ, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे तब हम फोकस करते हैं कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल हैं, ठीक है। तब हम इन दोनों को कंपेयर करने के लिए निकालते हैं कि हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की कितना आपका रहेगा, कितनी आपकी चल रही है, ठीक है। तो ये बहुत तो आगे की बातें, अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम केवल इतना फोकस करेंगे कि आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से निकालते हैं प्रोग्राम की, ठीक है। मैंने सिंपल जो बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है उसको यहाँ पे लिखा और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताई, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका एवरेज में आती है, ठीक है। एक आपका बेस्ट होता है, ठीक है, और एक आपका होता है वर्स्ट। ये क्या है चीज़ें? कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप किसी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो सबसे बेस्ट आप कितनी जल्दी से जल्दी आपका, अगर सर्चिंग कर रहे हैं तो कितनी जल्दी से जल्दी आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है, वो आपका बेस्ट होता है। अगर आप 10 बार उस एल्गोरिथम को रन कर रहे हैं, ठीक है, तो उन 10 बार में कितना एवरेजली आपको वो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, तो वो एवरेज में आता है। और वर्स्ट आपका उसमें आता है कि सबसे ज़्यादा आपको टाइम जब लगता है, कि अगर आप, मैं एरे की बात करूं तो एरे में हर एक एलिमेंट को आपको ट्रेवर्स करना पड़ता है, ठीक है, तो वो आपको लास्ट एलिमेंट तक आपको जाना पड़ेगा अपने आउटपुट के लिए, तब वो वहाँ पे आपका वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो इन 3 पैरामीटर्स में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि आपका लीनियर सर्च है, ठीक है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका बेस्ट में ओमेगा ऑफ 1 हो जाती है, ठीक है, आपका वर्स्ट में ओमेगा ऑफ n हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे। जो आपकी प्री डिफाइंड एल्गोरिथम है उनकी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिक्स रहती है, ठीक है। और बाकी अगर आप अपनी पर्सनल कोई एल्गोरिथम लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें निकालनी पड़ती है। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसमें इतना ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। और प्रैक्टिस में मैं बहुत ज़्यादा ही आपके एग्जाम्पल उसमें रखूँगा ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है। थ्योरी तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है, लेकिन प्रैक्टिकल वहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूँगा और मैं चाहूँगा कि आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।